नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 वितान का पहला चैप्टर सिल्वर वेडिंग इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी रहेगा। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 12 आरोह और वितान का सारा वीडियो बना चुकी हूं, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। सिल्वर वेडिंग नामक पाठ मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। इस पाठ में सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. यशोधर पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। यशोधर के ऑफिस में यशोधर अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं और अपने कार्यालय में ठीक तय समय तक बैठते हैं। उनके कारण उनके अधीनस्थों को भी उसी समय तक बैठना पड़ता है। अपने अधीनस्थों के साथ दिन भर उनका व्यवहार भले ही रूखा हो, शाम को चलते समय वे अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हुए वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा बहुत हास परिहास मतलब हंसी मजाक भी करते हैं। वे अपने अधीनस्थ असिस्टेंट ग्रेड के लिपिक चड्ढा की धृष्टता को भी अनदेखा कर देते हैं। यही बातचीत में मालूम होता है कि आज के ही दिन 25 वर्ष पूर्व यशोधर की शादी हुई थी। ऑफिस के बाबुओं का आग्रह। अब देखिए क्या होता है कि यशोधर बाबू को अपने पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा का स्मरण हो आया और कुछ क्षण के लिए उनके साथ बिताए गए समय की स्मृतियों में खो गए। चड्ढा के पुनः बोलने पर यशोधर बाबू के मुख से अचानक यह वाक्य निकल गया, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। ऑफिस के दूसरे बाबू ने हिसाब लगाकर तुरंत उत्तर दिया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। यशोधर सिल्वर वेडिंग को गोरे साहेबों के चोचले बताते हैं, किंतु ऑफिस के अधीनस्थ बाबू चड्ढा व मेनन चाय मट्ठी लड्डू की मांग करते हैं। यशोधर जी चाय के लिए 10 रुपये तो देते हैं, किंतु इसे समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर वे सिल्वर वेडिंग मनाने को तैयार नहीं होते। उन्होंने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए। ऑफिस के बाद यशोधर बाबू का दैनिक कार्यक्रम। यशोधर बाबू वाई सर्विस के तरक्की पाते हुए आज सेक्शन ऑफिसर हैं। उनके आदर्श उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा हैं। वह अपने व्यवहार में किशनदा का अनुकरण करते हैं, मतलब किशनदा के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। किशनदा के मार्गदर्शन में वे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यशोधर जी किशनदा के समान ही सिद्धांतों के धनी हैं। ऑफिस के बाद वे प्रतिदिन बिरला मंदिर जाते हैं, वहाँ बैठकर प्रवचन सुनते हैं अथवा स्वयं ध्यान लगाते हैं। वहाँ से पहाड़गंज निकल जाते हैं, जहाँ से साग सब्जी खरीदते हैं। इसी समय लोगों से मिलना जुलना कर लेते हैं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वे पैदल ही आते जाते हैं। ऑफिस का समय तो 5 बजे का है, किंतु वे घर रात्रि को 8 बजे ही पहुँचते हैं। किशनदा की याद। आज यशोधर जी जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में रहते थे। उस क्वार्टर के स्थान पर अब एक 6 मंजिला मकान बन गया है। यशोधर बाबू को 1 मंजिला क्वार्टर तोड़कर ये बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लगती हैं। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल इंद्रूसगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड, बर्डी 2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार नहीं है और ये यहीं जमे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर तोड़ा जाने लगा तब उन्होंने यहीं शेष क्वार्टर्स में से एक अपने नाम अलॉट करा लिया। किशनदा की स्मृति को बनाए रखने के लिए वे इस क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। किशनदा की याद आते ही यशोधर सोचते हैं कि क्या यह अच्छा नहीं रहता कि किशनदा के समान शादी ही न करते और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते, किंतु उनको स्मरण आता है कि किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता।
सेवानिवृत्त होने के बाद जब किशनदा को क्वार्टर खाली करना पड़ा तो उनके किसी भी साथी ने उन्हें शरण नहीं दी। उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा, जहां साल भर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। समाज ने यह भी जानना नहीं चाहा कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी किस कारण हुई। किशनदा से मिली सीख भी यशोधर को याद आती है। यशोधर को याद आता है कि प्रतिदिन भ्रमण से लौटते हुए किशनदा अपने मानस पुत्र यशोधर के घर अवश्य आते हैं। किशनदा ने ही उन्हें जल्दी उठना और सैर पर जाना सिखाया था। किशनदा ने अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज मंत्र दिया था। किशनदा उनको भाव कहते थे, जो उनको बहुत अच्छा लगता था। किशनदा के यशोधर ने अनेक रूप देखे, किंतु यह छवि तो उनके मन में बस गई। सुबह की सैर को निकले किशनदा कुर्ते पैजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहनकर, गोल विलायती टोपी सिर पर लगाकर, पाँव में देसी खड़ाऊं धारण कर, घड़ी हाथ में लेकर दिखाई देते थे। वह दृश्य यशोधर बाबू भुला नहीं सके हैं। यही कारण है कि जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य की भूमिका पूरी निष्ठा के साथ निभाई। भले ही पत्नी और बच्चे नाराज रहे हों, अपने घर पर होली गमाना, जनेऊ बदलने के लिए कुमाऊनियों को अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला वालों को क्वार्टर का एक कमरा दे देना आदि कार्य यशोधर बाबू ने किशनदा से ही विरासत में प्राप्त किए थे। यशोधर को इस बात का दुख है कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। अब यशोधर व परिवार के सदस्यों का संबंध इसमें दिखाया जा रहा है। सिद्धांत के पक्के यशोधर का पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद रहता है। इसी कारण वे घर जल्दी लौटना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए उन्हें अपनी पत्नी का आधुनिक का बनना तनिक भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है। वह बच्चों की तरफदारी करती हुई मॉड बन गई हैं। यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत है कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तब उनके पति भी कभी उसका पक्ष नहीं लिया। यशोधर परंपरावादी हैं, किंतु उनके बच्चे आधुनिक हैं, अतः उनकी पत्नी बच्चों के पक्ष में ही रहती है। उनकी पत्नी परंपरा को ढोंग ढकोसला मानती है। यशोधर बाबू पत्नी के इस बदलाव को देखकर सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर मजाक बनाते हैं। उनके बड़े बेटे को एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में 1,500 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई है। यह उनको साधारण पुत्र को असाधारण वेतन वाली नौकरी प्रतीत होती है। मंझले पुत्र का इलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। बेटी का विवाह के लिए तैयार न होना भी उनको खटकता है। बच्चों की कुछ बातें उनको सही लगती हैं, जैसे डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरने को वे मन ही मन अपनी भूल मानते हैं। बच्चों के तर्कों के सामने निरुत्तर होकर वे सोचते हैं कि पुश्तैनी घर में जाकर मरम्मत की जिम्मेदारी लेने के अतिरिक्त बेकार के झगड़े भी लेने पड़ेंगे। किंतु यशोधर बाबू किशनदा से प्रभावित हैं, जो कहा करते थे, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। बस वे यह भी सोचते हैं कि उनके रिटायर होने से पहले उनका बेटा सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास बना रहेगा। अब मंदिर में यशोधर की मानसिक दशा। आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन नहीं लग रहा है। वस्तुतः वह मन से धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है। वे तो अपने आदर्श किशनदा की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। उम्र ढलने के साथ वे किशनदा के समान मंदिर में जाने लगे हैं, संध्या करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ते हैं, किंतु उनका मन इन चीज़ों में लगता नहीं है। वे मन को समझाने का प्रयास करते हैं कि अब आसक्ति त्याग कर परलोक के विषय में सोचना चाहिए। प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनकर उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आती है, जिनकी तबीयत खराब है और उनका हालचाल पूछने अहमदाबाद जाना पड़ेगा। किंतु तुरंत ही ख्याल आया कि पत्नी और बच्चों को मेरा जाना पसंद नहीं आएगा। उनके बच्चों और पत्नी का विचार है कि बिखरे हुए संयुक्त परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर बाबू खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी मानते हैं और चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साहित हों।
पति पत्नी के मतभेद। यशोधर बाबू का परंपरागत रूप उनकी पत्नी को पसंद नहीं है। उनकी पत्नी का मत है कि उनके पति ने स्वयं कुछ देखा ही नहीं है। माँ की मृत्यु के बाद यशोधर विधवा बुआ के पास रहे, जहाँ बुआ का लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। मैट्रिक करके दिल्ली आए तो वे कुमारे किसंदा की छत्रछाया में रहे। किसंदा के पास गमई लोगों से प्राप्त ज्ञान था, अतः उनकी पत्नी को उनकी बुजुर्गियत पसंद नहीं है। यशोधर को पत्नी का बगैर बाँह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खाना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। यशोधर जी की अभिलाषा। यशोधर जी चाहते हैं कि समाज उन्हें सम्मानित बुजुर्ग माने, मेरे बच्चे मेरा आदर करें और हर बात में मुझसे उसी प्रकार सलाह लें जैसे मैं किसंदा से लेता था। वे नहीं चाहते कि मैं जो कहूँ बच्चे उसे पत्थर की लकीर समझें, किंतु यह उचित नहीं है कि जो मन में आए करें, हमसे पूछा भी ना जाए। वे अनुभव का कोई विकल्प नहीं मानते। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे कहे कि पापा दूध लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, डिपो से कोयला लाना जैसे काम छोड़ दें। वे चाहते हैं कि उनका बेटा अपना वेतन उनको ला कर दें, किंतु उनकी इन इच्छाओं की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। घर पहुंचने पर सब्जी का झोला लेकर टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए यशोधर बाबू जब अपने घर पहुंचे तो उनकी दशा द्वारका से लौटे सुदामा जैसी थी। घर के बाहर YD पंत नाम तो उन्हीं का लिखा था, किंतु उनको लगा कि किसी गलत जगह पर आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी थी, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। बड़ा बेटा भूषण कार में बैठे हुए किसी साहब से हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू फॉर योर फादर। यशोधर बाबू की समझ में अभी तक कुछ नहीं आया था। यशोधर ने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी भी बरामदे में खड़ी हैं और कुछ मेम सामों को विदा कर रही हैं। लड़की ने जींस और बगैर बाँह का टॉप पहना हुआ है। पत्नी ने होठों पर लाली और बालों में खिजाव लगाया हुआ है। यशोधर बाबू को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। परिवार से वार्तालाप। यशोधर चुपके से घर पहुंचे तो उनके बेटे ने झिड़की सी लगाते हुए कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर ने शर्मिली सी हंसी हंसते हुए पूछा, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर के भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीना कमाने लगा है तब से। यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, अतः उनको विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय व व्हिस्की सब अच्छी नहीं लगी। उनको यह भी मलाल है कि जब से सुबह ऑफिस गए थे तब तक इस आयोजन की कोई चर्चा तक नहीं थी। जब उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो वे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते तथा जिनके नाम उनको पहले बता दिए थे उनको YD पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते। उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाज से अच्छी तरह परिचित हैं। इस समय भी वे किसंदा की सलाह पर चल रहे थे जो कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए। बच्चों के आग्रह पर वह केक काटने के स्थान पर भी जाकर खड़े हो गए। बेटी के आग्रह पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, किंतु केक खाने को वे तैयार नहीं हुए क्योंकि उसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने कह दिया कि मैंने अभी संध्या नहीं की है। वे अन्य सभी से कहते हैं, आप सब लोग खाइए, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर की संध्या। यशोधर बाबू ने आज पूजा में ज़्यादा देर लगाई क्योंकि वे चाहते हैं कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं, तभी मैं उठूं। आज पूजा में भी उनको किसंदा दिखाई दिए। यशोधर बाबू पूछते हैं, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए?
किसनदा ने बताया, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। शुरू और अंत में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू सोचते हैं कि किसनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि अपने बीवी बच्चों के प्रति मेरा रवैया क्या होना चाहिए। मानो वे कह रहे हैं कि जैसे आज तू अकेलापन महसूस कर रहा है, वैसे ही एक दिन यह भूषण भी करेगा जो आज इतना उछल रहा है। इसी मध्य उनकी पत्नी ने आकर उनको झिड़क दिया और वे आसन से उठ गए। आयोजन का समापन। पत्नी से रिश्तेदारों के चले जाने की बात मालूम होने पर यशोधर बाबू गमछा पहनकर बैठक में आए, जो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगा। बेटी के आक्रोश को सुनकर यशोधर भी उसकी जिन पर व्यंग कसते हैं। यशोधर से जब उनको मिले प्रेजेंट खोलने के लिए कहा जाता है तो कह देते हैं, तुम खोलो, तुम्हें इस्तेमाल करो। भूषण उनको खोलकर कहता है, यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। आप सवेरे को जब दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। बेटी उनका कुर्ता पैजामा उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, जबकि कहना चाहिए था कि दूध मैं ला दिया करूँगा अथवा गाउन पहनकर वे भी किसनदा बन गए हैं। किंतु उनकी आंखें इस समय नम हो गई। तो बच्चों, यह इजी रूप में एक्सप्लेनेशन था और मैं अभी एग्जाम के लिए आपको प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर, यशोधर बाबू और उनकी पत्नी मूलतः आधुनिक सोच के नहीं हैं। यशोधर की पत्नी के मूल संस्कार किसी भी तरह आधुनिकताओं जैसी नहीं है, किंतु बच्चों की तारीफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें आधुनिका बना दिया है। दूसरे, जब वह शादी के बाद यशोधर के घर आई तो उस समय संयुक्त परिवार था। घर में यशोधर के ताऊ जी व ताई जी की चलती थी, अतः उनकी पत्नी के मन में टीस थी कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं, बुढ़िया थी। जितने भी नियम बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर लागू करवाए, अतः वह अब अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती है। वह स्पष्ट कर देती है कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। यशोधर की पत्नी होठों पर लाली लगाती है, बिना बाह का ब्लाउज पहनती है और सिल्वर वेडिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। इसके विपरीत यशोधर बाबू ऑफिस से अधीनस्थ कर्मचारियों के आग्रह पर चाय पान के लिए 30 रुपया तो देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते। वे मंदिर जाते हैं, संयुक्त परिवार के सदस्यों के सुख दुख में सम्मिलित होना चाहते हैं, लेकिन अच्छे मकान में जाने को तैयार नहीं होते। वे घर पर सिल्वर वेडिंग के आयोजन से बचते फिरते हैं। इस सब का कारण यह है कि उनके आदर्श किसनदा थे, जो घोर संस्कारी व्यक्ति थे। उनसे प्रभावित यशोधर भी बदलने को तैयार नहीं है। वे परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं, किंतु उनका मन पुरानी चाल में ही रमता है। वे घर में नई चीज़ों के आगमन को, गैस या फ्रिज को अच्छा नहीं मानते, किंतु कहीं न कहीं इन चीज़ों को हैसियत बढ़ाने वाला भी मानते हैं। उनको समय के साथ न ढलने देने में किसनदा का प्रभाव महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं, सकती हैं? उत्तर, जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर किसनदा के किसी जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में जाति भाई ने कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। आशा यह है कि बिना बाल बच्चे वाला किसनदा के संबंध में उनके जाति भाई इतने उदासीन थे कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई उन्होंने यह भी जानने की जरूरत नहीं समझी। किसनदा की मौत से इस वाक्य के आधार पर यह अर्थ निकलता है कि विवाह
एक आवश्यक संस्कार है। बाल बच्चों से भविष्य की अर्थात वृद्धावस्था की सुरक्षा का बोध बना रहता है। यदि किसनदाह के बाल बच्चे होते तो जाति भाई उनके प्रति इतने उदासीन नहीं हो सकते थे। अतः बच्चों का होना जरूरी है। यह वाक्य किसनदाह भी उपयोग करते हैं। वे इसका प्रयोग अपनों से मिली उपेक्षा के लिए करते हैं। देखिए, किसनदाह कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। पाठ के अंत में यशोधर बाबू को बच्चों से मिली ऐसी ही व्यंग्योक्ति के कारण लगा कि सचमुच किसनदाह की मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। आशय यह है कि जब बच्चे अपने बुजुर्गों की जीते जी उपेक्षा करने लगते हैं तो उनके प्राण सूख जाते हैं। तीसरा प्रश्न, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? उत्तर, यह सत्य है कि समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू का तकिया कलाम है। पाठ में समहाउ या समहाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग 1 दर्जन से भी अधिक बार हुआ है। इस वाक्य का यशोधर बाबू के व्यक्तित्व से संबंध यह है कि यशोधर सिद्धांती व्यक्ति हैं। उनको जो अनुचित लगता है तब अचानक यह वाक्यांश निकल पड़ता है। यथा सबसे पहले वे सिल्वर वेडिंग को इम्प्रॉपर कहते हैं, जो भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। स्कूटर की सवारी भी उनको बेहूदी लगती है, अतः समहाउ निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निम्न संदर्भों में हुआ है। पहला, साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, अपनों से परायेपन का व्यवहार मिलने पर, डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरने पर, वृद्धा पत्नी के आधुनिकता स्वरूप को देखकर, पुत्र द्वारा अपना वेतन पिता को न देने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, शादी के संबंध में बेटी द्वारा स्वयं निर्णय लेने पर, बेटी के पतलून व सैंडो ड्रेस पहनने पर और घर में गैस फ्रिज के आने पर, सिल्वर वेडिंग पर भव्य पार्टी आयोजित करने पर, छोटे साले के ओछेपन पर और केक काटने की विदेशी परंपरा पर। इन संदर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यशोधर बाबू सिद्धांती हैं। वे भारतीय मूल्यों एवं मान्यताओं के विश्वासी हैं। आज भी बुजुर्ग लोग प्रायः इन सब बातों में यशोधर जैसा ही मत रखते हैं। जहाँ तक कहानी के कथ्य का प्रश्न है, यह वाक्यांश कहानी की मूल चेतना से गहरा जुड़ा हुआ है। लेखक यह दिखाना चाहता है कि पुरानी पीढ़ी हर नई प्रणाली और नए बदलाव को अनुचित मानती है। इस नकारवाद के कारण उन्हें अपने बच्चों, पत्नी तथा अन्य परिजनों से उपेक्षा मिलने लगती है। वास्तव में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द ही कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह बन गया है। लेखक कहना चाहता है कि यदि नित्य बदलती दुनिया में स्वसम्मान जीना है तो नए परिवर्तनों को अनुचित बताते चले जाने की बजाय उन्हें स्वीकार करो। चौथा प्रश्न, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसनदाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? उत्तर, यशोधर बाबू का जीवन पूरी तरह से किसनदाह से प्रभावित है। उनका अधीनस्थ के प्रति व्यवहार, भारतीय मूल्यों में विश्वास, साधारण रहन सहन, धन दौलत के प्रति अनासक्ति आदि सभी किसनदाह से प्रभावित होने के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई आदर्श या प्रेरक होता है। मेरे जीवन को दिशा देने का कार्य मेरे भाई साहब का है। वे आज एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। उन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं उच्च प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। वे बहुपठित हैं। उन्हें विविध विषयों का गंभीर ज्ञान है। उनको हमारे पिताजी प्रशासनिक सेवाओं में भेजना चाहते थे, किंतु उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं विश्वविद्यालय परिसर में अध्यापक बनना चाहता हूं। आज उनका पद प्रोफेसर का है। उनकी बातें सुनकर और उनको मिले पुरस्कार को देखकर मैंने भी यही निर्णय लिया कि मुझे उन जैसा बनना है। इसलिए मैंने प्रारंभिक कक्षाओं से ही अच्छा परिणाम पाना प्रारंभ कर दिया है। हाई स्कूल में मैंने सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करके
अपने नगर में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। अपने विद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों में मेरी सक्रियता से मेरे गुरुजन अत्यंत प्रसन्न हैं। मैं कॉलेज की हॉकी टीम का कप्तान हूँ। एक टीवी चैनल के क्विज प्रतियोगिता में मैंने कॉलेज टीम को जीतने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। मैं भाई साहब की सादगी, सरलता व भारतीय मूल्यों के प्रति आस्था से बहुत प्रभावित हूँ। 5वां प्रश्न, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? उत्तर, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो गई है, अतः यशोधर का विवाह के बाद ताऊ ताई के साथ रहना भले ही संभव था, आज असंभव है। आज परिवार वैसे ही है जैसे यशोधर बाबू का है। पत्नी पति की सुनने को तैयार नहीं है। पुत्र अपनी आय के स्वामी स्वयं है। बालक अपने करियर के बारे में माँ बाप की सलाह मानने को तैयार नहीं है। पुत्रियाँ ऐसे भड़कीले वस्त्र पहनती हैं कि बाप को शर्म आती है। लड़कियाँ अपनी शादी का निर्णय माँ बाप पर न छोड़कर स्वयं लेती हैं। पत्नियाँ संतान की पक्षधर हैं। गृह स्वामी अपने आप को उपेक्षित अनुभव करता है। मेरे मत से पुराने को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी सामंजस्य संभव है। यथा साग सब्जी, दूध, कोयला, राशन, केरोसिन आदि सभी कार्य यशोधर बाबू ही करते हैं। इनमें परिवार के अन्य सदस्यों को भी सहयोग करना चाहिए। इसी प्रकार यदि आधुनिक परिवेश में बच्चे घर में सुख सुविधा की सामग्री लाते हैं तो यशोधर बाबू को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति व संतान के मध्य सेतु का काम करे, जबकि यशोधर की पत्नी संतान की पक्षधर तो हैं ही, स्वयं भी विद्रोही हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है। कपड़ों के चयन में नारियों को और विशेषकर कुमारियों व वृद्धाओं को शालीनता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भले ही संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो गई है, फिर भी सुख दुख में रिश्तेदारों और संबंधियों में आना जाना बना रहना चाहिए। इस कहानी का नायक यशोधर ऑफिस में 30 रुपये देकर, केक काटकर, मेहमानों से मिलकर, गैस व फ्रिज पर नरम रुख रखकर सामंजस्य बिठाने का संकेत देता है, किंतु दूसरे पक्ष वालों का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे लगे कि वे भी सामंजस्य बिठाना चाहते हैं। दोनों पक्षों के आगे बढ़ने से ही सामंजस्य बैठ सकता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? उत्तर, क का हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, ख पीढ़ी का अंतराल, ग पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। उत्तर, सिल्वर वेडिंग कहानी में मानवीय मूल्यों, भाईचारा, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि को हाशिए पर दिखाया गया है। यशोधर के बच्चे और पत्नी इन मानवीय मूल्यों का खुलकर विरोध करते हैं। इस कहानी में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी स्पष्ट है। बच्चे तो बच्चे, पत्नी भी बुढ़ापे में आधुनिका बनना चाहती हैं। वे सिल्वर वेडिंग जैसे भारतीय उत्सव को मनाने में गर्व अनुभव करते हैं। वे अपने पिता को आधुनिक रंग ढंग में ढला हुआ देखना चाहते हैं। इस कहानी में पीढ़ी का अंतराल भी स्पष्ट है। यशोधर पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। वे भारतीय संस्कृति, पूजा पाठ, भक्ति, रामलीला, रिश्तेदारी, अपनत्व, सादगी और सरलता को अपनाना चाहते हैं। उधर उनके बच्चे आधुनिक रंग ढंग और प्रगति के दीवाने हैं। पूरी कहानी इसी द्वंद्व पर आधारित है। यशोधर पीढ़ी अंतराल के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से ग्रस्त हैं। वे अपने कार्यालय में भी पुराने ढर्रे को अपनाते हैं। पुरानी परंपराओं को सही तथा नई परंपराओं को समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। इसके कारण उनके अधीनस्थ नए कर्मचारी उनकी उपेक्षा करते हैं। इसी प्रकार घर में बच्चे उनकी हर बात को नकारते हैं। वे उनकी वेशभूषा, चाल ढाल, आने जाने, रुचियाँ अरुचियाँ, आचार विचार सबका पुरजोर विरोध करते हैं। वे उनकी सरलता, सादगी को फटीचरी मानते हैं। रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा मानते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वे उनके लिए व्यर्थ का बाहरी व्यक्ति बन जाते हैं, जिनके कारण उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए बच्चे उनके लिए नया गाउन ले आते हैं ताकि वे समाज में फटा हुआ पुलोवर पहनकर उनकी फजीहत ना कराएं। बच्चों को अपने मान अपमान की चिंता है, पिता की मनःस्थिति की नहीं। अतः उपर्युक्त 3 स्थितियों में से पीढ़ी अंतराल की समस्या ही इस कहानी का केंद्र है। 7वां प्रश्न, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलाव के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते।
और अच्छा न लगने के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, मानव जीवन प्रगतिशील है। नए-नए आविष्कार मानव को सुख सुविधा देने के लिए हैं। जहाँ तक भारत का संबंध है, पिछले कुछ वर्षों में देश में अनेक क्षेत्रों में उन्नति की है। पुरानी पीढ़ी जिसने पराधीन भारत में जन्म लिया था, इन परिवर्तनों को पचा नहीं पा रही है। उदाहरण के लिए रसोई में गैस का आगमन सुविधाजनक और आधुनिक है, किंतु बड़े-बूढ़े अभी भी धुएं वाले चूल्हे की वकालत करते हुए कहते हैं, अजी चूल्हे की रोटी का कोई मुकाबला नहीं। फ्रिज, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट सभी बदलाव सुविधाजनक व आधुनिक है, किंतु बुजुर्गों को ये अच्छे नहीं लगते। उनके हिसाब से फ्रिज बासी भोजन कराता है, टीवी गंदे विचार फैलाता है, मोबाइल से लड़के लड़की बिगड़ जा रहे हैं। अतः आज कॉलेज या विद्यालय में मोबाइल पर रोक लगानी पड़ रही है। इंटरनेट पर युवक युवती सारी रात बतियाते हैं, अश्लील दृश्य देखते हैं, अनजाने लोगों से मित्रता करके धोखा खाते हैं। ये सब बुजुर्गों के विचार हैं। इन कारणों से सुविधाजनक व आधुनिक बदलाव भी उनको अच्छे नहीं लगते। 8वां प्रश्न है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में है, अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उनके लिए तर्क दीजिए। क का यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। ख का यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी-कभी खींचता है तो पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। ग का यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। उत्तर, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी-कभी खींचता है तो पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। इस विषय में मेरा अपना अनुभव है कि मेरे दादाजी भी नई चीज़ों की पहले आलोचना करते हैं, किंतु जब उन्हें उनका सुख अनुभव होने लगता है तो दबी ज़बान से उनकी बड़ाई भी करते हैं। हमारे घर में जब एसी लगे तो दादाजी के अपने तर्क थे, हम तो वृक्षों की छाया में आनंद से रहते थे। अब तुमको पंखा कूलर से भी संतोष नहीं मिलता, किंतु अब वे एसी में बैठकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे हैं। मेरी स्वयं की सोच यह है कि यशोधर बाबू का द्वंद्व स्वाभाविक है। वे ग्रामीण परिवेश से आए हैं, अतः उनके मन में पुराने के प्रति लगाव है। अब वे दिल्ली में रह रहे हैं, उनके बच्चे आधुनिक परिवेश से प्रभावित हैं, अतः बच्चे घर में कुछ नयापन चाहते हैं। यह नयापन यशोधर बाबू को भी यदा-कदा आकर्षित करता है। यथा गैस व फ्रिज के संबंध में उनकी सोच तथा भूषण के मित्रों के से हाथ मिलाना था अपना परिचय देना नयापन लिए हुए है। द्वंद्व से ग्रस्त यशोधर बाबू के प्रति उपेक्षा नहीं अपितु सहानुभूति की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि यदि उनके परिवार के सदस्य सवेरे उनसे सिल्वर वेंडिंग आयोजन के लिए आग्रह करते तो वे मान भी जाते और समय से घर लौटते। पुराने व्यक्तियों के साथ उपेक्षा से नहीं, अनुनय विनय के साथ व्यवहार करना चाहिए। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, यशोधर बाबू के चरित्र पर प्रकाश डालिए अथवा सिल्वर वेंडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के स्वभाव की किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, यशोधर बाबू सिल्वर वेंडिंग नामक कहानी के चरित्र नायक हैं। वे नए परिवेश में मिसफिट होने की त्रासदी झेलते हुए परंपरापंथी व्यक्ति हैं। हर अधेड़ व्यक्ति की तरह वे अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों से बंधे हुए हैं। उनका वर्तमान उनके संस्कारों से मेल नहीं खाता, अतः वे न तो नए परिवेश को त्याग सकते हैं, न पुराने संस्कार को छोड़ सकते हैं, अतः वे द्वंद्व में जीते हैं। यशोधर बाबू सरल सादी रिश्तों नातों वाली शांत सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते हैं। वे अपने गांव, परिवेश, धर्म और समाज की परंपराओं को भी निभाना चाहते हैं। उदाहरणतः वे पैदल या साइकिल पर चलकर सादगी से जीना चाहते हैं। वे अपनी बहन या बहनोई के सुख दुख में भागीदार होना चाहते हैं। वे रामलीला, होली गंवाना या जन्यों पुण्यों की परंपरा का पालन करना चाहते हैं और उनके
लिए उत्साहपूर्वक क्वार्टर का कमरा भी दे देते हैं। वे रोज़ धार्मिक प्रवचन सुनना चाहते हैं। यशोधर की पत्नी तथा बच्चे उनकी इन बातों का विरोध करते हैं। वे उनकी बहन या बहनोई के लिए धन या समय खर्च करने को सहन नहीं करते। वे उनकी सरल वेशभूषा को भी खिल्ली उड़ाते हैं। उन्हें यशोधर बाबू का धार्मिक प्रवचन सुनना या पूजा पाठ करना बुरा लगता है। इस प्रकार यशोधर बाबू अपनों से ही नकार दिए जाते हैं। यशोधर बाबू आधुनिकता के नाम पर मनमानी करने, उच्छृंखल होने, कम कपड़े पहनने तथा नए-नए उपकरणों को अपनाने के पक्षधर नहीं हैं। उन्हें अपनी शादी की रजत जयंती मनाना गैर ज़रूरी लगता है। इसी प्रकार अपनी पत्नी या बेटी का आधुनिक कपड़ा पहनना आपत्तिजनक लगता है। उन्हें अपने दफ्तर में भी सिल्वर वेडिंग मनाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए वे न तो इनका अड़ियल होकर विरोध करते हैं और न ही खुलकर समर्थन करते हैं। वे सहन करते चले जाने का मध्यमार्गी रास्ता अपनाते हैं। दफ्तर में पैसे देकर पार्टी में शामिल न होना, घर में सिल्वर वेडिंग का केक न खाना। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजन नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।